हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। आज हम कैबिनेट कमेटीज़ और पार्लियामेंट्री कमेटीज़ करेंगे। दोनों एक साथ करेंगे क्योंकि कमेटी सुन के लगता है कि सेम ही होंगी, बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस जिन्हें हमेशा हमें याद रखना चाहिए, या सर्टेन हिंट्स हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई या एलिमिनेट कर पाएंगे। और इस पे क्वेश्चंस आ भी चुके हैं कि लार्जेस्ट कमेटी कौन सी थी, मेंबर्स पे ध्यान देना, या कोई कमेटीज़ हैं जो सिर्फ लोकसभा में ही है, राज्यसभा में है ही नहीं है। और ठीक है, तो पहले हम करते हैं कैबिनेट कमेटीज़, चैप्टर नंबर 22। ओके, क्या कैबिनेट कमेटीज़ पे अगर बात करें तो कैबिनेट कमेटीज़ हैं क्यों? कैबिनेट कमेटीज़ इसलिए हैं क्योंकि एक तो कमेटीज़ इन जनरल होती क्यों है? कमेटीज़ इसलिए होती हैं क्योंकि जितने भी लॉज बन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ओपिनियन, डिस्कशन और हमें और क्या करना चाहिए और ऐसी मतलब चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा बहुत बार होता है कि जो बिल्स किसी कमेटी को रेफ़र नहीं करे जाते, जैसे कि या फिर इतना एक्सटेंसिवली रेफ़र नहीं किए जाते, जैसे एग्रीकल्चरल लॉज में हुआ था, तो इट्स मोस्ट लाइकली कि उनमें कुछ ना कुछ ऐसे लूप होल्स रह जाते हो कि वो इतने दे आर नॉट दैट वेल स्क्रूटनाइज है, फिर उनको तो खैर रिपील ही करना पड़ गया था। कमिंग बैक टू दिस, तो कैबिनेट कमेटी दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन एमरजेंस, यानी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट कमेटी का जिक्र है? नहीं, बट दे आर मैंशनड इन रूल्स ऑफ बिजनेस। अब तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ, काम क्या है इनका? ये प्रपोजल्स फॉर्मुलेट करते हैं, ये डिसीजंस लेते हैं, फिर कैबिनेट उनको ओवरव्यू करती है, ये इन डेप्थ एग्जामिनेशन करते हैं पॉलिसी इश्यूज़ का। मतलब समझ लो ये एक बैकबोन है सारे रिसर्च वर्क की। हर चीज़ में रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो कैबिनेट कमेटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कमेटीज़ इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ जस्ट अ ट्रेविसिटी की उनकी बातें मोस्टली एडवाइजरी ही होती हैं। अब क्या ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है? हाँ, कैबिनेट कमेटी, अब जहाँ पे भी कैबिनेट की बात आ जाती है तो उनके लीडर कौन? उनके लीडर पीएम। तो कैबिनेट कमेटीज आर सेटअप बाय होम? दे आर सेटअप बाय पीएम। कौन सेटअप कर रहा है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम इसके आगे फिर पार्लियामेंट्री कमेटी भी करेंगे, फिर वहाँ ये सारी बातें बदल जाएंगी। वहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पाएंगे सेटअप चीज़ें, क्योंकि पार्लियामेंट्री में तो फिर दो अलग अलग इंचार्ज बन जाएंगे, स्पीकर बन जाएंगे और चेयरमैन जी बन जाएंगे राज्यसभा के। तो हु सेट्स देम अप? पीएम सेट्स देम अप। कैबिनेट कमेटीज़ के दो प्रकार हैं, एड हॉक एंड स्टैंडिंग। तो एक हो गया स्टैंडिंग, एक हो गया हमारा एड हॉक। अब मोस्टली जो कैबिनेट कमेटीज़ होती हैं उनमें कैबिनेट मिनिस्टर्स ही जो होते हैं वो पार्ट लेते हैं, पर और मेंबर्स को भी और मिनिस्टर्स को भी बनाया जा सकता है, एंड मोस्टली पीएम ही उनको हेड करते हैं कैबिनेट कमेटीज़ को। अगर वो उसके मेंबर हैं तो श्योर ही है कि वही उसको हेड करेंगे। कभी कभी नॉन कैबिनेट मेंबर्स को भी इनका मेंबर बना दिया जाता है, या स्पेशल इनवाइटी या ये सब वगैरह वगैरह। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कैबिनेट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है तो सारी बातें एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर पे तो कैबिनेट कमेटी है ही नहीं। अगर कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सब सिर्फ मतलब उसके अंदर जो मिनिस्टर्स होंगे वो अदर देन दैट सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, नॉट जस्ट रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट। देन दे नॉट ओनली सॉर्ट आउट इशूज़ और प्रपोजल्स भी फॉर्मुलेट करते हैं। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस है, क्योंकि कैबिनेट का वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। कमेटी का काम है डेलीगेशन, काम बांटो, कम करो, टुकड़ों में करो, डिवीजन ऑफ लेबर करो। तो प्राइम मिनिस्टर, अगर इन केस प्राइम मिनिस्टर एज अ मेंबर ऑफ अ कमेटी तो वही उसको प्रिसाइड करते हैं, मोस्टली हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, पर कभी कभी कोई सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर भी उनका चेयरमैन एक्ट कर सकते हैं। बात हो गई कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में क्लियर। कितनी कैबिनेट कमेटीज़ हैं? 8 कैबिनेट कमेटीज़ हैं। स्टैंडिंग मतलब 8 हमारे पास कमेटीज़ हैं। एक तो 2 टाइप की कमेटीज़ होती हैं, एक तो स्टैंडिंग एंड एड हॉक। स्टैंडिंग जो होती हैं वो होती हैं परमानेंट नेचर की, और जो एड हॉक होती हैं वो टाइम टू टाइम जैसे जैसे ज़रूरत आती है उनको बना दिया जाते हैं। एंड
फिर डिसबैंड कर दिया जाता है। जैसे कि इमरजेंसी कमेटी वॉज सेटअप इन 1962 जब चाइनीज़ इन्वेजन हो गया था, तो एड हॉक भी बनाई जाती हैं और परमानेंट तो हैं। तो स्टैंडिंग एंड एड हॉक 2 हो गई। एट प्रेजेंट हमारे पास 8 कैबिनेट कमिटीज़ हैं। पहली कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सिक्योरिटी, एकोमोडेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ये 8 कमिटीज़ हैं जो कैबिनेट की हैं। हर एक के अपने अपने फंक्शंस हैं। पहला जो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ये पॉलिटिकल अफेयर्स वाली। इसको ये भी बोला जाता है सुपर कैबिनेट। क्या काम करती है ये? इसका काम है, इट डील्स विद ऑल पॉलिसी मैटर्स पर्टेनिंग टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन अफेयर्स। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स इज़ लाइक असली डॉन, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सो इसको सुपर कैबिनेट भी बोल देते हैं। डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी की जो भी सब अफेयर्स की बातें हैं वो ये डिस्कस करते हैं। नाउ ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स पे अगर आते हैं तो वो जो भी गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं द इकोनॉमिक अफेयर्स वो कोऑर्डिनेट करते हैं। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट अब ये डिसाइड करती है ऑफ ऑल द हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट या बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या पब्लिक एंटरप्राइजेज, जितने भी मतलब हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स हैं वो ये तय करती है कैबिनेट अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट होगी जैसे जॉइंट सेक्रेटरीज, ये जितनी भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं उनको उनका अपॉइंटमेंट करती में रोल होता है कैबिनेट कमेटी ऑन मतलब अपॉइंटमेंट्स कमेटी का। फिर आते हैं हम पार्लियामेंट्री अफेयर्स पे। ये डील करती है कि गवर्नमेंट का बिजनेस कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं इन द पार्लियामेंट एंड सिक्योरिटी वाले सारे डिफेंस लॉ, इंटरनल सिक्योरिटी, एटॉमिक एनर्जी, इस सब से बात करते हैं। एकोमोडेशन वाले गवर्नमेंट एकोमोडेशन टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और इन सब चीज़ों से डील करती है। इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ वाले डील करते हैं कि कैपिटल इनफ्लोज पे कैसे बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सब जो शब्द हैं बारी बारी तो इन सब से डील करती है ये एकोमोडेशन, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट वाली। वो डेवलप करना स्किल्स को ऑफ द पब्लिक, विमेन वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, इन सब चीज़ों से डील करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी हमारी है? पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जो सारी डोमेस्टिक फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी ये सब से मामले से डील करती है। तो 8 कमेटीज़ हैं हमारी टोटल। क्या इन्वेस्टमेंट पे कमेटी है? हाँ। अपॉइंटमेंट पे कमेटी है? हाँ। क्या सिक्योरिटी पे? हाँ। एकोमोडेशन पे? हाँ। इन्वेस्टमेंट पे? हाँ। एम्प्लॉयमेंट पे? हाँ। तो एक तो इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए अलग है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए अलग है और पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए अलग है। ये 3 अलग हो गई। फिर अपॉइंटमेंट की एक अलग होगी, 4 हो गए, 4 और बचे। एक इन्वेस्टमेंट के लिए अलग 5, फिर एक स्किल के लिए 6, फिर 2 और बचेंगी इन्वेस्टमेंट के लिए 7 और 8वीं हमारी होगी सिक्योरिटी। हाँ, तो ये हमारी कमेटी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अबाउट द पार्लियामेंट्री कमेटीज़, यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 24। ओके, क्या पार्लियामेंट्री कमेटीज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं, दे आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात तो इनका काम है क्या? इनका काम ये है कि पार्लियामेंट कितनी बड़ी चीज़ है, उसके अंदर समझ रहे हो 550 लोकसभा के, 250 राज्यसभा के, कितना मतलब सो मैनी पीपल, ह्यूज। तो इसके लिए एंड कितना काम होता है उनके पास, इतने सारे बिल्स, फिर उन पे पिटिशन लगती रहती है, रिपील हो रहा है, कुछ पास हो रहा है, दिस सो मच ऑफ वर्क। एंड कितने सेशंस पे काम करती है पार्लियामेंट? 3 ही सेशन में काम करती है। क्या ये 3 सेशन मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, ये बाय कन्वेंशन है कि हम 3 ही लेके चलते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो मानसून, एक बजट, मानसून, विंटर। तो 3 सेशन के लिए काम करती है। काम इतना सारा है और इतने सारे लोग हैं तो कमिटीज़ लगेंगी ना, तो इसलिए होती हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़। वो क्या करती हैं? सारे कॉम्प्लेक्स वॉल्यूमिनस काम को बांटती हैं एंड इसमें एंड दे हैव मतलब एक्सपर्ट्स के थ्रू का भी ओपिनियन ले लिया जाता है अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और
बाकी डिटेल स्क्रूटनी करी जाती है। तो इस सब के लिए बहुत सारी कमिटीज़ बनी हुई हैं, क्योंकि ना इतना समय है कि सब लोग सब कुछ करें, ना इतना कंसेंसस हो पाएगा। सो देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमिटीज़। समझ गए क्यों है पार्लियामेंट्री कमिटीज़? इसी काम के लिए इन सम ऑफ द अदर फॉर्म कैबिनेट कमिटीज़ थी। अब जो कैबिनेट की कमिटीज़ थी और जो पार्लियामेंट की कमिटीज़ है, पहला फ़र्क हमें मिल गया, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है वैसे। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक मेंशन करता है इन कमिटीज़ का डिफरेंट प्लेसेस, पर कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है कि इनका कॉम्पोजिशन कैसा है क्या नहीं। तो इसलिए कौन से रूल्स से ये चलते हैं? रूल्स ऑफ द हाउसेस, लोकसभा के जो रूल्स हैं, राज्यसभा के जो रूल्स हैं, उस हिसाब से अपना कार्य का निर्वहन कर लेते हैं। अब हम आते हैं आगे। तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या मतलब क्राइटेरिया है? पहला तो पार्लियामेंट्री कमेटी है, आप पार्लियामेंट को दिमाग में लेके चलेंगे तो पार्लियामेंट्री कमेटी है तो इट विल बी अपॉइंटेड बाय दोनों हाउसेस। समझ लो एक बड़ी बिल्डिंग पार्लियामेंट 2 फ्लोर है उसके अंदर, तो दोनों फ्लोर से कुछ बंदे लगेंगे। सो दे आर अपॉइंटेड या और इलेक्टेड बाय द स्पीकर एंड द चेयरमैन। दे आर अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर और द चेयरमैन, काम भी वो उनके अंडर ही करते हैं। रिपोर्ट भी जो प्रेजेंट करनी पड़ती है ना, काम करने के बाद एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, तो वो भी वो स्पीकर या चेयरमैन को करते हैं। और एक सेक्रेटेरिएट लगता है इन कमिटीज़ में, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा का जो सेक्रेटेरिएट है वही। तो ये हमारी होगी पार्लियामेंट्री कमिटीज़। क्या? स्पीकर इलेक्ट करे, चेयरमैन इलेक्ट करे, उनके अंडर स्पीकर या चेयरमैन के अंडर काम करें, स्पीकर या चेयरमैन को रिपोर्ट दे, और सेक्रेटेरिएट जो लगेगा वो लोकसभा के या राज्यसभा जिससे भी रिलेटेड है उनका लगेगा। डन। क्लासिफिकेशन वही जैसे पहली थी, स्टैंडिंग एंड एड हॉक। अब उसमें जो स्टैंडिंग थी कितनी, कैबिनेट कमिटीज़ हमारे पास कितनी थी? 8। इसमें कितनी है? 6। और मतलब 6 टाइप्स की हैं, 6 टाइप्स की हैं तो बहुत सारी, तो 6 कैटेगरीज़ की हैं। सबसे पहले 6 कैटेगरीज़ हैं स्टैंडिंग की, 2 कैटेगरीज़ हैं हमारी एड हॉक की। ओके, अब 6 कमिटीज़। पहला फाइनेंशियल कमिटीज़ पे बात करते हैं। तो फाइनेंशियल कमिटीज़ जो हैं उसके अंदर 3 कमिटीज़ आती हैं। एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, पहला। दूसरे 24 कमिटीज़ हैं, DRSCs, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़। तीसरा कमेटी टू इंक्वायर, इसमें 3 प्रकार की आती हैं, कमेटी ऑन पिटिशन, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस एंड एथिक्स कमेटी। सो कमेटी ऑन पिटिशन, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस एंड एथिक्स कमेटी 3 हो गई। चौथी कैटेगरी जो आएगी, कमिटीज़ रिलेटेड टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, यानी कि कमेटी ऑन गवर्नमेंट इंश्योरेंसेज, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, पेपर्स लेड ऑन द टेबल, वेलफेयर ऑफ SC STs, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये हो गया। फिर कमेटी रिलेटेड टू डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, फिर उसमें आएगी बैक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, द कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशंस, रूल्स कमेटी, कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द सिटिंग्स ऑफ द हाउस। फिर छठा कैटेगरीज हाउस कीपिंग कमेटी, यानी कि जनरल पर्पस कमेटी, हाउस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये 6 प्रकार की हमारी हो गई कमिटीज़ जो अलग अलग चीज़ों से डील करती हैं। अब एड हॉक कमेटी की बात करते हैं। एक सेकेंड, ये रहा। इंक्वायरी एंड एडवाइजरी 2 प्रकार की कमिटीज़ हैं एड हॉक। अगर आपको किसी चीज़ में इंक्वायर कराना है स्पेसिफिकली, जब दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, दोनों हाउस में से कोई भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, एक मोशन पास करना पड़ता है। तो किसी सब्जेक्ट में इफ़ यू हैव टू इंक्वायर, जैसे कि अगर जो एम्प्लॉयड स्कीम है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, अगर उसमें इंक्वायरी के लिए आपको कुछ करवाना है, या फिर कमेटी ऑन टू इंक्वायर इनटू इम्प्रॉपर कंडक्ट ऑफ अ मेंबर, या कुछ भी, मतलब तो आप तो आप इंक्वायरी कमेटी करवाओगे, एड हॉक हो जाएगी वो। वही आते हैं एडवाइजरी कमेटी में। एडवाइजरी कमेटी अब 2 प्रकार की होती हैं, सिलेक्ट या जॉइंट। सिलेक्ट जॉइंट से तो समझ आ ही रहा है कि दोनों जगह से आएंगे, दोनों फ्लोर से मेंबर आएंगे, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। सिलेक्ट का मतलब एक ही जगह से सिलेक्ट करा जा रहे हैं, यानी लोकसभा से तो लोकसभा से, राज्यसभा से तो राज्यसभा से।
अब एडवाइजरी का क्या काम होता है, सिलेक्ट या जॉइंट में। अब अगर किसी ने बिल प्रेजेंट किया एक हाउस में और वो जनरल डिस्कशन के लिए आता है, अब उस हाउस के ऊपर है कि क्या वो उसको आगे ट्रांसमिट कर रहा है या फिर वो अभी किसी कमेटी के पास भेज रहा है। अब इफ़ दैट हाउस डिसाइड्स कि हम इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेज रहे हैं, हम इसे जॉइंट कमेटी के पास भेज रहे हैं, वो उस हाउस के ऊपर है। सो इफ़ दे डिसाइड कि सेलेक्ट कमेटी के पास भेजेंगे तो फिर वो ये स्पीकर जो है वो सिलेक्ट कमेटी का गठन करेंगे और उस बिल को भेजा जाएगा। जॉइंट कमेटी के पास भेजेंगे तो फिर राज्यसभा को बताया जाएगा कि आप कुछ बंदे सिलेक्ट करके हमें बताइए, और फिर एक जॉइंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी और फिर इस बिल पर स्क्रूटनी करी जाएगी। So a motion to this effect has to be moved and adopted in the house in which bill comes up for consideration. अगर जॉइंट कमेटी है तो दूसरे हाउस को बताया जाएगा। अब सिलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी कोई भी हो, वो वैसे ही क्लॉज बाय क्लॉज उसको अंडरस्टैंड करते हैं जैसे कि नॉर्मली हाउस में करा जाता है। Amendments to various clauses can be moved by members of the committee. Yes. कमेटी कैन ऑल्सो टेक एविडेंस ऑफ एसोसिएशंस, पब्लिक बिल्स, एक्सपर्ट्स। वो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि क्योंकि ये इसमें एक्सपर्ट्स का रोल ले सकते हैं वो जो कमेटी मेंबर्स हैं। और जब ये सब कर दिया गया फिर कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है हाउस को, और फिर आगे की उस रिपोर्ट के बेसिस पे बात होती है। तो ये तो होगी एडवाइजरी कमेटी, दो प्रकार की, सिलेक्ट और जॉइंट। सिलेक्ट उसी हाउस के, जॉइंट दोनों हाउसेस के। एंड क्या अमेंडमेंट्स वो मूव कर सकते हैं, हाँ वो अमेंडमेंट मूव कर सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी क्या थी, इंक्वायरी वाली, जिसके अंदर अगर किसी स्पेसिफिक मुद्दे पर आपको कुछ इंक्वायरी करानी है तो। ठीक है, ये हो गया हमारे एडहॉक वाले। अब हम बात करते हैं फाइनेंस कमिटीज़ के बारे में, इस पर आ भी चुका है। तो फाइनेंस कमिटीज़ यानी कि क्या, पैसे के मामलों से डील करेंगी। 3 है फाइनेंस कमिटीज़ और ये थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। पहली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दूसरी एस्टिमेट्स कमेटी, तीसरी पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पैक की बात करते हैं। पैक कब सेटअप हुआ या किस रिकमेंडेशंस पे सेटअप हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो तब से इट हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस। अब इसमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि कौन सी लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है, किसमें कितने मेंबर्स हैं, ये सब बातें। तो अब ये जो पैक है यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो ये 1919 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसके तब से ये फॉर्म है, इट हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस। कितने मेंबर हैं इसमें, पैक में 22 मेंबर, लोकसभा के 15 और 7 राज्यसभा के। कौन इलेक्ट करते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय, मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर। 1 साल का ही टेन्योर होता है। वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या कोई मिनिस्टर इसके पार्ट हो सकते हैं, नहीं, मिनिस्टर इसके पार्ट नहीं हो सकते। अब यहीं पे आप देखना जरूर, कैबिनेट कमेटी में कैबिनेट के ही लोग थे या मिनिस्टर्स के लोग थे, तो मिनिस्टर्स वो तो था ही कि मिनिस्टर्स ही हैं मेंबर्स। पार्लियामेंट्री कमेटी में ये बात नहीं है, यहाँ पे मिनिस्टर्स इज़ नॉट अ मेंबर। एंड जो चेयरमैन है वो कौन डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं हमारे स्पीकर। अब स्पीकर जी हमारे डिसाइड करते हैं, अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर्स बाय द स्पीकर। जो भी कमेटी के मेंबर हैं उनमें से एक को बना दिया जाता है चेयरमैन। अब कन्वेंशन ये है कि ओपोजिशन के पास जाती हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैन की पोस्ट होती है। अब हम फंक्शन से समझते हैं कि ओपोजिशन को दे क्यों रहे हैं हम। देखो, फाइनेंस की जहाँ पे भी पैसे की बात है तो आप ये ऐसे समझो कि जो भी गवर्नमेंट का बंदा होगा वो तो कवर करने की कोशिश करेगा। तो फॉर मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव क्या करा जाता है कि ओपोजिशन को दिए जाता है इसकी चेयरमैनशिप। तो इसका काम क्या है कि जो कैग की एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स होती है ना, जो प्रेसिडेंट ले करवाते हैं कॉज टू लेन इन द पार्लियामेंट, तो जो कैग की 3 रिपोर्ट्स होती हैं, एक तो अप्रोप्रिएशन की, फाइनेंस अकाउंट्स की एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स की। अप्रोप्रिएशन, फाइनेंस अकाउंट्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अप्रोप्रिएशन की क्या मतलब है, मतलब अप्रोप्रिएशन, फाइनेंस अकाउंट्स एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये इनकी 3 रिपोर्ट्स को ये स्क्रूटनाइज़ करते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर को स्क्रूटनाइज़ करते हैं। पर इसमें एक दिक्कत जो होती है वो ये है कि ये सब पोस्ट मॉर्टम होता है, मतलब खर्चा हो जाने के बाद देखा जाता है कि ये सही था या नहीं था।
एक चीज़ और कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और फाइनेंस अकाउंट्स को जो ये एग्ज़ामिन करते हैं, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स जो है वो कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ और कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट ने सैंक्शन किया था थ्रू द अप्रोप्रिएशन एक्ट। जो अभी हमने देखा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसे निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन एक्ट पास किया जाता है, बिना उसके नहीं हो सकता। वो डिमांड ऑफ ग्रांट्स की वोटिंग के बाद, बस वोटिंग से एक्सेप्ट हुआ है, पैसे नहीं निकले, उसके लिए अप्रोप्रिएशन एक्ट वो करना पड़ेगा। तो अप्रोप्रिएशन एक्ट वाइल द फाइनेंस अकाउंट, ये तो वो बताते हैं। अब जो फाइनेंस अकाउंट्स हैं वो ये बताते हैं कि कितनी एनुअल रिसीट्स हुई एंड द डिसबर्समेंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स बताते हैं। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना खर्चा हुआ और कितना सैंक्शन करा गया था। फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या बताते हैं, कितनी रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो पैक इज़ असिस्टेड बाय द कैग, क्योंकि कैग की रिपोर्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, ऑफकोर्स ऑडिट रिपोर्ट्स है और इतनी स्पेशलाइज्ड लोग उसको बनाते हैं। तो जो 3 रिपोर्ट्स होती हैं उनकी एनुअली 3 रिपोर्ट्स वो रिलीज़ करते हैं, अप्रोप्रिएशन की, फाइनेंस अकाउंट्स की एंड पब्लिक अंडरटेकिंग की। तो दे आर असिस्टेड बाय द कैग। इसका एक डीमेरिट तो ये हो गया कि पोस्टमार्टम इसका एग्जामिनेशन होता है एंड दे आर एंड वो डे टू डे बातों में कुछ अपना जजमेंट नहीं दे सकते हैं। ब्रॉडर पॉलिसी क्वेश्चन से उनका कोई लेना देना नहीं होता। और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होती है कि खर्चा हो चुका है एंड दे कैन नॉट इंटरवीन इन मैटर्स ऑफ डे टू डे। और वही बात है इसमें भी कि इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो भी एडवाइजरी ही होती हैं एंड दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द मिनिस्ट्रीज़। क्या ये मना कर सकते हैं किसी खर्चे को? नहीं। इट इज़ नॉट वेस्टेड विद द पावर ऑफ डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द डिपार्टमेंट्स। तो ना ये कोई ऑर्डर दे सकता है, बस वो बताता है, पार्लियामेंट ही बाद में डिसाइड करती है। तो कोई इसका एग्जीक्यूटिव इट कैन नॉट इशू एन ऑर्डर। ओके, अब आगे बात करते हैं अगली कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी का क्या काम है? एस्टिमेट्स कमेटी का काम है टू एग्जामिन द एस्टिमेट्स इन द बजट, यानी कितना आप अलॉट कर रहे हो, कितने अलग अलग लोग पैसा मांग रहे हैं, क्या क्या उनकी डिमांड है, क्या वो एफिशिएंटली और हो सकता है। तो जैसे जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं वो वोट होने के बाद, चाहे मतलब डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए वोटिंग हो सकती है डिस्पाइट कि एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट आई हो या ना आई हो। प्लस वही एडवाइजरी है, इसका भी सब कुछ एडवाइजरी है एंड ये भी डे टू डे उसमें इट कैन नॉट डील। और ये कैग का इसको असिस्टेंस नहीं मिलता। अब पहले फंक्शन को देखा, क्योंकि अब फंक्शन हमें पता चल गया कि ये क्या करते हैं, जो बजट की चीज़ें होती हैं, मतलब ये डिमांड फॉर ग्रांट्स की जो बातें होती हैं उसमें ये इसका रोल आता है एस्टिमेट्स कमेटी का। अब इसमें उस सब में हम चाहें कि वो इलेक्शन कैसे होता है और ये सब बातें, तो वो ये बताते हैं कि, और ये भी देखते हैं कि जितना पैसा दे रहे हैं इज़ इट विद इन द लिमिट्स ऑफ पॉलिसी, जितना एस्टिमेट करके चल रहे हैं, क्या वो एफिशिएंट है या नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे ही एक ही बार में सारी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट का सब स्क्रूटनाइज कर देता है, नहीं। ये हर साल हर फाइनेंशियल ईयर कुछ सिलेक्ट करता है, उनकी इंटायर एस्टिमेट्स को एग्जामिन करता है, फिर रिपोर्ट कर देता है। तो ये बाय रोटेशन सब लोगों की बारी आती है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सबका दिया सबका बता दिया, नहीं। तो एक तो इसका भी डिसएडवांटेज यही है दैट इट एग्जामिन्स द बजट एस्टिमेट्स ओनली आफ्टर दे हैव बीन वोटेड बाय द पार्लियामेंट। डे टू डे उसमें कुछ नहीं कर सकता ये, ना ये कोई क्वेश्चन उठा सकता है। एंड सबसे बड़ी बात, एस्टिमेट्स कमेटी के पास कैग का असिस्टेंस नहीं होता जो कि पैक के पास होता है। ये हम समझ के, अब हम एस्टिमेट्स कमेटी का बैकग्राउंड समझते हैं। तो स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी 1921 से इसका ओरिजिन ट्रेस होता है। एंड जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पहली कमेटी बनी थी, इट वाज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मठाई जी, जो कि 1950 में बनी थी एंड वो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब हम बात करते हैं कि इसमें मेंबर्स कितने हैं। मेंबर्स हैं इसके अंदर 30। तो एस्टिमेट कमेटी में कितने मेंबर हैं? 30 मेंबर हैं। क्या ये कमेटी लोकसभा में है? सिर्फ लोकसभा में है? हाँ, एस्टिमेट्स कमेटी सिर्फ लोकसभा में है।
क्योंकि अगेन जहाँ पर भी बजट एस्टिमेट्स और इस सब की बात आ गई तो हमें पता ही है कि राज्यसभा के पास थोड़ी कम पावर्स हैं उस मामले में। तो एस्टिमेट्स कमेटी इज़ ओनली फ्रॉम द लोकसभा एंड इट इज़ मतलब इलेक्टेड बाय द लोकसभा, वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, 1 साल का टेन्योर, क्या मिनिस्टर मेंबर हो सकते हैं, नहीं, चेयरमैन कौन अपॉइंट करते हैं, स्पीकर जी, एंड इट इज़ बाय द रूलिंग पार्टी। तो एस्टिमेट्स, अब इसके अंदर सरकार ही पैसा देती है तो सरकार ही उसको जस्टिफाई करने की तरफ जाने की वो रहती है कि ये सब इसके पीछे के रीजंस नहीं हैं, दीज आर जस्ट सर्टेन हिंट्स टू स्टोर इन योर माइंड कि एस्टिमेट्स कमेटी से फिर रूलिंग पार्टी आ जाएगी क्योंकि वो उन्होंने जितना खर्चा अलॉट किया वो उसको ऑफकोर्स जस्टिफाई करना चाहेंगे ना, तो इसलिए रूलिंग पार्टी आ जाती है। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में है कि अब तो खर्चा हो ही चुका है, अब एनुअल रिपोर्ट्स को स्क्रूटनाइज करना है तो चेयरमैन की पोस्ट जाती है ओपोजिशन के पास। तो एस्टिमेट्स कमेटी की है रूलिंग पार्टी के पास, पैक की ओपोजिशन के पास। अब कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स ये किसके रिकमेंडेशन पे बनी है, कृष्णा मेनन जी 1964 में। कृष्णा मेनन कमेटी मतलब 1964 में। अब क्या ये भी सिर्फ राज्यसभा से है या सिर्फ लोकसभा से, नहीं, इसमें 22 मेंबर्स हैं पैक की तरह, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कौन इलेक्ट करते हैं, पार्लियामेंट, वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकते। चेयरमैन की पोस्ट बाय स्पीकर अमंग्स द मेंबर्स, तो चेयरमैन की पोस्ट इज़ बाय द स्पीकर अमंग्स द मेंबर्स। एंड तो इसके अंदर टेन्योर इसके अंदर भी 1 ईयर का है। अब ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स वाली कमेटी है वो एग्जामिन करती है रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। जो कैग की रिपोर्ट है ना पब्लिक अंडरटेकिंग पे, उस पर इसका ज़्यादा फोकस रहता है। इसमें भी सेम ही बात है, पोस्टमार्टम और डे टू डे में ये नहीं कर सकते इंक्वायर। नाउ एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक। ये कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन पर था और 22 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, ये हमने कर लिया। चेयरमैन जो हैं वो स्पीकर इलेक्ट करते हैं अमंग्स द मेंबर्स। कहीं इसलिए आप देख रहे हो कि स्पीकर की पोस्ट भी कितनी इम्पोर्टेंट है। नाउ फिर डिपार्टमेंट कमेटीज आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारी हो गई 3 कमेटीज़। पैक में कितने मेंबर्स, 22। पब्लिक अंडरटेकिंग में कितने मेंबर्स, 22। एस्टिमेट्स कमेटी में कितने मेंबर्स, 30। 30 के 30 लोकसभा से। अब पब्लिक ये जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स की रिपोर्ट्स होती हैं वो ये स्क्रूटनाइज करते हैं। एंड एडवाइजरी फिर इसके अंदर हाँ ये भी एडवाइजरी, ओके गुड। फिर ये हमने बात कर ली तीनों के बारे में और तीनों के ही टेन्योर 1 साल के हैं। कौन सी कमेटी सिर्फ राज्यसभा में सिर्फ लोकसभा में है, एस्टिमेट्स कमेटी। कौन सी कमेटी में सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं, पब्लिक एस्टिमेट्स कमेटी में सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं। ठीक है, एस्टिमेट्स कमेटी में सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं। फाइन, ये हो गई हमारी 3 कमेटीज़ के बारे में। और अब ऐसे याद करना कि एस्टिमेट्स कमेटी बजट रिलेटेड और बजट से ही रिलेटेड फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मठाई जी। ठीक है, अब और ये रोटेशन के बेसिस पे होता है। ओके, अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ कितनी हैं। ये 24 हैं। ये ऐसे मतलब ये 24 कमेटीज़ ऐसे बनाई गई हैं कि हमारे पास जितने भी डिपार्टमेंट्स और जितनी भी कमेटीज़ हैं ना वो इन सम और दी अदर फॉर्म कवर हो ही जाती हैं, किसी ना किसी के अंडर कोई ना कोई आता है। यानी आप समझ लो कि समझ लो दीज आर बकेट्स और एक बड़ा सा कंटेनर है, उसमें से बकेट्स भर हर कमेटी एक बकेट है तो पानी भर के निकाल रहे हैं। तो एक ये बड़े सा बर्तन है, इसमें हमारी सारी मिनिस्ट्री 1, डिपार्टमेंट 1, मिनिस्ट्री 2 ऐसे हैं और हम इसमें से बाल्टी एक लाते हैं और पानी भर के निकाल रहे हैं।
ये है हमारी कमिटीज़। तो हमें खाली करना है पूरा बर्तन, तो हम ऐसे पानी भर भर के निकाल रहे हैं कि कोई ना कोई मिनिस्ट्री, कोई ना कोई डिपार्टमेंट किसी ना किसी कमेटी में आएगा ही आएगा, कुछ भी अंदर नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज़ का एक तो बेसिक बात हो गई स्टैंडिंग कमेटीज़ की। फिर दे सिक्योर मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट। हाँ, ये बजट को डिबेट करने में बहुत इफ़ेक्टिवली मदद करते हैं। अब 24 कमेटीज़ हैं, तो लोकसभा के अंडर आती हैं 16, 8 आती हैं राज्यसभा के अंडर। तो अलग अलग कमेटीज़ हैं जो अलग अलग जो दोनों हाउसेस के अंडर आती हैं। मेंबर्स डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी इसमें कितने हैं? 31 मेंबर्स होते हैं। 21 लोकसभा से आते हैं, 10 राज्यसभा से आते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि 30 मेंबर्स किस में होते हैं? एस्टिमेट्स कमेटी में, और 31 मेंबर्स किस में होते हैं? डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ में, जिसमें से 21 मेंबर्स लोकसभा से, 10 मेंबर राज्यसभा से। ये जो 21 मेंबर्स हैं ना लोकसभा के, दे आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर एंड दे आर नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन। अब इसके अंदर इलेक्शन की बात नहीं हो रही है, अगर आप ये ध्यान दो इसके अंदर कि डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज़ की जब हम बात कर रहे हैं, सो दे आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंगस्ट इट्स ओन मेंबर्स जस्ट एज मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन। तो इसमें वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और वो सब इतनी भारी भरकम बातें नहीं हो रही हैं। इसके अंदर दे आर सिंपली नॉमिनेटेड। फिर क्या मिनिस्टर पार्ट बन सकते हैं? नहीं। अगर कोई मेंबर मिनिस्टर बन गए, मतलब वो कमेटी के पार्ट थे और फिर वो बाद में मिनिस्टर बन गए, तो दे सीज टू बी मेंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं हमारी, ये किस में आती हैं? ये परमानेंट नेचर की हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा इसका मेंबर है और फिर वो बाद में मिनिस्टर बन गया, तो फिर आपको ये मेंबर आप नहीं रह पाएंगे, बाय बाय। कितना टेन्योर है इसका? 1 ईयर। एडवाइजरी है, बिल्कुल एडवाइजरी है। तो 16 है लोकसभा के अंदर, 8 है राज्यसभा के अंदर। फंक्शंस, सबसे पहले एक तो जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं बिफोर वोटिंग, आफ्टर वोटिंग पब्लिक अकाउंट्स, आफ्टर वोटिंग खर्चा होने के बाद कौन तय कर रहा है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तय कर रही है। बिफोर वोटिंग कौन तय कर रहा है? स्टैंडिंग कमेटीज़। फिर जैसे जब बजट पेश होता है, फिर उस दिन उस पर कोई डिस्कशन नहीं होती, वो 3-4 दिन के लिए एडजॉर्न कर दिया जाता है और फिर उसके बाद होती है, तो कमिटीज़ उसमें अपना काम करती हैं। एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज़, वो ये उसको स्क्रूटनाइज करते हैं। दे कैन टेक एक्सपर्ट ओपिनियन एंड दे कवर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्रीज़। तो ये हमारे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ हो गई। अब जैसे डिमांड ऑफ ग्रांट्स किसी मिनिस्ट्री के लिए हैं, तो बिफोर दे कंसिडर जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स है, बिफोर दे आर डिस्कस्ड एंड वोटेड इन द पार्लियामेंट। अब वोटेड इन द लोकसभा। अब राज्यसभा के अंदर कौन सी मिनिस्ट्रीज टोटल कितनी है हमारे पास? कमिटीज़ 24। अब राज्यसभा के अंदर कौन सी आती है? कमेटी ऑफ कॉमर्स, जिसके अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके अंदर आता है कमेटी ऑफ होम अफेयर्स, जिसके अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो डिपार्टमेंट है। फिर कमेटी ऑफ एजुकेशन, विमेन, चिल्ड्रेन, यूथ, स्पोर्ट्स, इसके अंदर कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट आ जाते हैं? हैवी इंडस्ट्री, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एजुकेशन, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है आपका हैवी इंडस्ट्रीज़, MSME, ये सब। साइंस, टेक एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर कौन सी आ जाती हैं? साइंस एंड टेक, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, EFCC, ये सब। फिर ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, कल्चर, इस कमेटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? ट्रांसपोर्ट है तो सिविल एविएशन आ गया, रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ आ गया। फिर पानी के लिए पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज़ आ गया। कल्चर एंड टूरिज़्म आ गया। फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ में कौन सी आएंगी? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आयुष, वो आ गया। फिर पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंदर कौन सी आएगी? एक तो वही पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है, एंड पब्लिक एंड लॉ एंड जस्टिस। तो ये सब हमारी कमिटीज़ हैं, 8 कमिटीज़ राज्यसभा के अंडर, और इसके अंडर हर कमेटी के अंदर कोई ना कोई डिपार्टमेंट, कोई ना कोई मिनिस्ट्री, बड़ा सा एक बर्तन है, खाली करते जाना है। हर बाल्टी एक एक कमेटी, मतलब एक एक कमेटी बाल्टी है, हम बाल्टी भरते हैं, जो इतना आ जाता है निकालते हैं फिर अगली कमेटी में, तो एक मिक्स है।
अब जो लोकसभा के अंडर आती है ना कमिटीज़, वो हैं बाकी की बची हुई 16 कमिटीज़, जो कि ऑफ कोर्स बहुत सारी हैं, उसको तो याद करना संभव हो नहीं पाएगा। मेजरली आप ये देख लो कि राज्यसभा की देख लो तो उल्टी जो रहेगी वो लोकसभा की है। तो कॉमर्स, होम अफेयर्स, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एजुकेशन, वुमेन, चिल्ड्रन, साइंस एंड टेक, हेल्थ, फैमिली, पब्लिक ग्रीवेंसेस, 8 राज्यसभा के अंडर आती हैं। अब हम कमिटीज़ टू इंक्वायर की बात करते हैं। ये सब डिपार्टमेंट रिलेटेड में हमने बात कर ली ना, एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं एंड हाँ ठीक है। अब कमिटीज़ टू इंक्वायर पे आते हैं। 3 कमिटीज़ हमने बात की थी, कमिटी ऑफ पिटिशन, प्रिविलेज, एथिक्स। कमिटी ऑन पिटिशन की दे एग्जामिन द पिटिशंस ऑन बिल्स, मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इम्पोर्टेंस, या फिर यूनियन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी मैटर्स हैं उन पे अगर कुछ रिप्रेजेंटेशंस हैं तो लोकसभा की जो कमेटी होती है अलग अलग है इंक्वायर करने के लिए। लोकसभा की कमेटी में 15 मेंबर, राज्यसभा की कमेटी में 10 मेंबर। अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी थी हम एक ही कमेटी की बात कर रहे थे, लाइक कॉमन फॉर द पार्लियामेंट, जिसमें दोनों अलग अलग मेंबर्स देते हैं अपने। लेकिन अब ये जो कमिटीज़ टू इंक्वायर हैं, ये लोकसभा में अगर है तो 15 मेंबर की बनेगी, राज्यसभा में है तो 10 मेंबर की बनेगी। कमेटी ऑफ प्रिविलेज, तो कमेटी ऑफ प्रिविलेज जो होते हैं वो सेमी जुडिशियल इन नेचर। वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के केसेस को वो करते हैं कि कल हमने पढ़ा था ना ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के केसेस में इंक्वायर करते हैं। वही लोकसभा में है तो 15 मेंबर, राज्यसभा में है तो 10 मेंबर। एथिक्स कमेटी ये इन्फोर्स करती है कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, अगर कोई मिसकंडक्ट के केसेस आते हैं, और फिर अप्रोप्रिएट एक्शन भी वो देती है। तो प्रिविलेजेस वाली जो कमेटी है वो सेमी जुडिशियल, उसके जो फंक्शंस हैं वो सेमी जुडिशियल इन नेचर है। एंड एथिक्स कमेटी में वो अप्रोप्रिएट एक्शन रिकमेंड करती है। रिकमेंड वो प्रिविलेजेस वाली में भी कर रही थी, पर वो डिसिप्लिन मेंटेन करना इन द पार्लियामेंट। लोकसभा में अगेन 15 मेंबर, राज्यसभा में 10 मेंबर्स। अब हम बात करते हैं स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी कमिटीज़ हैं। स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल करने में सबसे पहले आती है कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेज, यानी ये कमेटी जो ये बताती है कि जो लंबे लंबे वादे करे गए, given the promises and undertakings given by ministers from time to time on the floor of the house, and reports on the extent to which they have been carried through। तो इसमें भी कितने मेंबर्स, लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10। फिर कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये इट एग्जामिन्स एंड रिपोर्ट्स टू द हाउस दैट वेदर जिस पावर से रेगुलेशंस, रूल्स, सब रूल्स, बाय लॉज ये सब डेलीगेट करे बाय द पार्लियामेंट या फिर कॉन्फर किए गए बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आर दे बीइंग प्रॉपरली एक्सरसाइज बाय द एग्जीक्यूटिव। वही सेम हिसाब है इसमें कि बोथ हाउसेस की अलग अलग होती हैं, दोनों में 15 ही मेंबर्स होते हैं। नाउ कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, पेपर्स लेड ऑन द टेबल की जहाँ बात हो गई है तो राज्यसभा में 10, लोकसभा में 15। क्या काम है इसका? ये देखती है कि जो भी पेपर्स विच आर लेड इन द हाउस बाय मिनिस्टर्स, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से मैच कर रहा है या आर दे रिलेटेड टू एनी एक्ट या रूल, मतलब पेपर्स को स्क्रूटनाइज करती है जो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। अब कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ SC/ST 30 मेंबर्स की होती है, ये 20 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। एंड दे कंसिडर रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो वेलफेयर ऑफ SC/ST 30 मेंबर्स, 20 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। कंसिडर रिपोर्ट्स ऑफ NC/SC, NC/ST, ठीक है ना। कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ये 30 मेंबर्स, 20 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फॉर विमेन, उसके लिए उसकी रिपोर्ट ये देखती है एंड एग्जामिन करती है स्टेप्स। नाउ कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये एग्जामिन करती है कि जो भी कमेटीज़ की कॉम्पोजिशन है, बहुत जो भी और कमेटीज़ बनाई जा रही हैं या और कोई भी बॉडीज़ हैं, सो इट रिकमेंड्स वेदर पर्सनस होल्डिंग दीज ऑफिसेज शुड बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और नॉट, की वो जो अलग अलग क्राइटेरियाज है ना वो ये चेक करती है। एंड 15 मेंबर्स हैं इसमें, 10 फ्रॉम लोकसभा एंड 5 फ्रॉम राज्यसभा। तो ये जॉइंट कमेटी है, तो इसीलिए एक सेकेंड, यहाँ पे जॉइंट नहीं लिखा मैंने, जॉइंट है ये। तो वही 10 फ्रॉम राज्यसभा एंड 15 फ्रॉम द लोकसभा। अब बात करते हैं हमारी डे टू डे बिजनेस के
हाउस के डे टू डे बिज़नेस के लिए। वो सबसे पहले आ गई हमारी बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी, जो टाइम टेबल देखती है, हाउस का टाइम देती है फॉर अलग अलग ट्रांजैक्शंस एंड लेजिस्लेचर्स एंड बिजनेस। तो लोकसभा में जो है 15 मेंबर्स की होती है इंक्लूडिंग द स्पीकर। राज्यसभा में 11 मेंबर्स की होती है इंक्लूडिंग द चेयरमैन। अब यही अगर कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशंस की अगर कमेटी है, तो ये कमेटी क्लासिफाई करती है बिल्स को एंड एलोकेट्स द टाइम फॉर द डिस्कशन ऑन द बिल्स एंड रेजोल्यूशंस इंट्रोड्यूस बाय प्राइवेट मेंबर्स। तो एक प्राइवेट मेंबर्स के लिए सेपरेट सी हमारी ये कमेटी हो गई। स्पेशल कमेटी है क्योंकि ये सिर्फ लोकसभा में है 15 मेंबर्स की। डेप्यूटी स्पीकर इसके चेयरमैन बन जाते हैं। राज्यसभा में नहीं है ये, राज्यसभा में ये है ही नहीं। सो प्राइवेट मेंबर्स की कमेटी किस में है? लोकसभा में ही है। और डेप्यूटी चेयरमैन स्पीकर बन जाते हैं इसके चेयरमैन। रूल्स कमेटी का मामला है मैटर्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस एंड इट रेकमेंड्स जो भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स और एडिशंस टू द रूल्स ऑफ द हाउस। 15 मेंबर्स लोकसभा के इंक्लूडिंग द स्पीकर एज अ चेयरमैन, और राज्यसभा के 16 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो ये हाउस के रूल्स से रिलेटेड होती है। नाउ कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, जो हमने कहा था ना कि अगर वो 60 दिनों के लिए एब्सेंट है, विदाउट इन्फॉर्मिंग द हाउस, तो उसके लिए क्या उनको मतलब शुड दे भी, उनका फिर आगे व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, या वो लीव एप्लीकेशंस को जो असेस करते हैं, तो वो लोकसभा में 15 दिन का, राज्यसभा में ये कमेटी है ही नहीं। तो राज्यसभा में एक तो लीव वाली कमेटी नहीं है और प्राइवेट मेंबर बिल वाली कमेटी नहीं है। फिर कंसल्टेटिव कमिटीज़ हैं वो, एंड इसके बाद कुछ हाउस कीपिंग कमिटीज़ भी आती हैं, लाइब्रेरी कमेटी एंड जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस। जो कंसल्टेटिव कमिटीज़ हैं वो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के अंडर आती ही नहीं है। They are attached to various ministries and departments and they consist of members of both the houses of the parliament and they're constituted by Ministry of Parliamentary Affairs। तो वो एंड इनका काम ये होता है कि जो जिन मिनिस्ट्रीज़ के साथ ये इनकी भी मेंबरशिप की अलग अलग मतलब क्राइटेरियाज़ हैं। बेसिक बात यह है कि ये जो कंसल्टेटिव कमिटीज़ होती हैं ये इनफॉर्मल डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म देती है एंड ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी है ही नहीं। क्यों ये पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है? याद करें अगर, तो पार्लियामेंट्री कमेटी हमने शुरू में क्या देखा था कि स्पीकर या चेयरमैन अपॉइंट करता है। क्या ये कर रहे हैं? नहीं, है तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इसको कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। तो ये तो यहीं पे बात फेल हो जाती है। तो इससे हमने ये कर ली अपनी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ और कैबिनेट कमिटीज़। एक बार फिर से चला जाए तो यहाँ पर थे हम पार्लियामेंट्री कमेटी स्टैंडिंग, एड हॉक। स्टैंडिंग 6 नहीं है, मतलब ये 6 टाइप्स है ये। फाइनेंशियल में पब्लिक अकाउंट्स, एस्टिमेट कमिटीज़, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, फिर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडर्ड कमिटी, देन कमिटी टू इंक्वायर, then committee to scrutinize and control, committee for day-to-day business of the house, housekeeping committee and consultative committee। तो parliamentary committee है नहीं। तो public accounts committee, estimates committee, committee on public undertakings, Government of India Act 1919, then standing finance committee, जॉन मटाई जी, कृष्णा मेनन जी, फिर DRSC, वो बाल्टी वाला जो बता रही थी मैं, एंड सो यहाँ पे बाल्टी वाला बता दिया था। फिर आया कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, एथिक्स कमेटी, पिटिशन कमेटी, कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, पेपर्स लेड ऑन द टेबल, वेलफेयर ऑफ SC ST, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। जहाँ पे भी स्क्रूटनाइज करने की बात है ना, वहाँ पे विमेन, SC ST, ये मतलब कुछ वादे करे गए, वो कितने निभाए गए, ये है स्क्रूटनाइज करने के पीछे का। तो वादे और कितने निभाए गए, तो गवर्नमेंट अश्योरेंसेज, नेशनल कमीशन फॉर SC ST, फिर विमेन, 3 हो गई। फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड पेपर्स लेड ऑन द टेबल, ये 2 बातें हो गई। एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में तो लॉ मेकिंग पावर प्रॉपर्ली एक्सरसाइज है कि नहीं, पेपर्स लेड किए गए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से हैं या नहीं। अब जितने भी ये
SC ST और विमेन वाले जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं वो तो 30 मेंबर के हैं, बाकी सब में 15-10 ऐसे ही हिसाब किताब है। फिर डे टू डे बिजनेस में एडवाइजरी कमेटी, प्राइवेट मेंबर्स बिल, रूल्स कमेटी एंड कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स और उन सब की लीव। तो राज्यसभा में एक तो प्राइवेट मेंबर्स बिल वाली कमेटी नहीं है और एब्सेंस वाली कमेटी नहीं है। और कैबिनेट कमेटी हमारे पास कौन सी थी? 8 थी। इकोनॉमिक अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इकोनॉमिक पॉलिटिकल अफेयर्स, अपॉइंटमेंट्स कमेटी, सिक्योरिटी, एकोमोडेशन एंड सिक्योरिटी, एकोमोडेशन एंड 2 भूल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। सो इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इसमें वो वर्कफोर्स और उस सब की बात हो रही थी। जिसके अंदर से जो पॉलिटिकल अफेयर्स वाली कमेटी है वो सुपर कैबिनेट है। तो ये कैबिनेट कमेटीज़ का, कैबिनेट कमेटी कौन सेटअप करते हैं? PM। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ कौन सेटअप करते हैं? स्पीकर या चेयरमैन जी। अगर PM मोस्टली PM ही हेड करते हैं, अगर PM पार्ट है तो वही हेड करेंगे इनवेरिएबली, बट कोई और भी उनको हेड कर सकता है। 8 कमेटीज़ ये होगी। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ 24 हो गई। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ रिपोर्ट टू द स्पीकर और चेयरमैन, सेक्रेटेरिएट लोकसभा या राज्यसभा का, एडहॉक कमेटीज़ इंक्वायरी, एडवाइजरी। फिर ये हमने ओके, तो इसी के साथ हमारा वो ख़त्म हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। Okay, that's it. We'll continue in the next one.